कैंसिल कर। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रजन खन्ना साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। नमस्ते आरजू, बहुत हमेशा अच्छा लगता है तुम्हारे से बात करके। और आज तो बात तो करेंगे हम, अभी हमारे वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले एक मैं तेरे को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वो ये है कि हाँ जी मैं क्या वो बात करें उससे पहले एक आशीर्वाद दे दूं कि मैंने सुना था कि अभी FIA वगैरह सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो बेटा डटी रहो, डटी रहो, खड़ी रहो, बहुत शुक्रिया सर। असूल अपनों पे अड़ी रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है लगातार। अच्छा, ऐसा है कि अभी जो हाल ही में इन्होंने स्टेटमेंट दी ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो अभी देखिए क्या होता है। एक तो आदमी जाते खुद एक व्यक्तित्व जो है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ना, ये सब कॉन्टिनेंट के मुस्तकबिल के लिए अगर इसको सही पर्सपेक्टिव में एवेल्यूएट किया जाएगा तो बहुत ये हमारे लोगों के लिए अच्छा है, हमारे रिलेशंस, दोनों मुल्कों के रिलेशन के लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ भी जो हमारे भारत में भी जो मुसलमान हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के मुसलमान तो अक्सर, क्योंकि वहां पर तो करिकुलम में भी ये सब हीरो ही है ना, महमूद गजनवी वगैरह। तो लेकिन सर यहाँ पर एक जरूर ऐड करूंगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि आपको लगता है कि अब हम एक तरह से सच्चाई को मानने लगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो सुन के कम से कम मुझे तो बड़ी हैरत हुई है। ऐसा है, ख्वाजा साहब तो पुराने शरीफ साहब के साथ में बड़े उनके वो नज़दीकी हैं और हमेशा वजीर दिफा बनते हैं। उनके 2016 में भी वजीर दिफा थे जब वो, तो उन्होंने मतलब डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उस वक्त पहले किसी पहले किसी रिपोर्ट गलत कहीं चैनल से आ गया था कि इजराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट उस वक्त दे दी थी कि भाई हम तो नेस्तानबूद कर देंगे इजराइल को, दिनों में ये कर देंगे वो कर देंगे। बाद में कुछ दिनों बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी, वो दी थी कि भारत के जब बातचीत हुई उस वक्त क्या नया नया उरी का वहां पर बात हुई थी, तो ऐसी बातें लोग कयास लगा रहे थे कि भारत का रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन को ऑफसेट करने के लिए उन्होंने कहा भैया हम तो क्या जौहरी ताकत है, हम मतलब एटॉमिक का पावर है, और ये जो हमने इतने ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल क्रिएट कर रखा है, ये क्या हमने जो शबे बारात के लिए रखा है क्या? तो ये उनकी उस वक्त स्टेटमेंट आई थी। अभी यही ख्वाजा साहब आज बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भी गजनवी लुटेरा था। तो इसके ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में दो बातें, इसमें कुछ कहीं कहीं पे हिस्ट्री भी आएगी, मैं रेफर करूंगा, और कहीं कहीं आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट कितनी है। तो पहले सबसे पहले तो देखना जाना चाहिए कि भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी क्यों, अचानक उनको गजनवी का लुटेरा होना याद कैसे आ गया। तो बात ये है कि ये गलत परसेप्शन है कि जो गजनवी था वो अफगान था, ठीक है। अब क्योंकि वहां पर जो इतना बड़ा तनासर चल रहा है, इतना बड़ा चल रहा है झगड़ा TTP और अपना तालिबान अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ में जो बहुत ज्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अफगानों को ये बताने के लिए कि भाई आप जो है यहाँ पर जो लोया, क्योंकि आप अगर अफगान, मैं गया था बीच में काबुल, तो उन्होंने जगह जगह के ऊपर जो नक्शे रखे हुए हैं ना, वो लोया अफगानिस्तान के नक्शे रखे हुए हैं, जो तुम्हारे घर के पीछे जो मरगला हिल है ना वहां तक आते हैं वो पूरे नक्शे। तो तो वो अच्छा, दूसरी बात ये TTP वगैरह और तालिबान वगैरह की जो टर्मिनोलॉजी है, ये इजाद इन्होंने की है, अभी वो उसको ख्वारिज भी कहना शुरू कर दिया इन्होंने। ये असल में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये मेन जो तालिबान है उसका एक किस्म का आप हिस्सा मान सकते हो, पख्तूनों का, उसमें कोई फर्क है नहीं है। तो ख्वाजा साहब को भी याद आया एक डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे कि भाई अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें हम जो इनके पुरखे थे उनको थोड़ा सा बीच में लेकर आए, तो उन्होंने इनको लेकर आ गए वो
गजनी साहब को। उधर अफगानिस्तान में भी आप जाओगे ना तो गजनी टाउन में जहां पर गजनवी की मजार बनी है कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वहां कोई पॉपुलर नहीं है। बहुत से अफगान मुझे वहां ऐसे मिले जिन्होंने कहा भैया तो तुर्क था, ये हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर अफगान जो इलाका था पख्तूनों का, वहां पर अलप्तगिन, ये 10th सेंचुरी में ऊपर से सेंट्रल एशिया से आया। अलप्तगिन का बेटा था सुपुख्तगिन, और सुपुख्तगिन का जो आगे था वो गजनवी था। और गजनवी ने मुसलसल हिंदुस्तान के ऊपर कोई 15-20 साल हमले किए। सोमनाथ के ऊपर उसने 17 बार जो है हमले किए, लूटा। मथुरा के ऊपर हमले किए, लूटा। और हिस्ट्री इसके ऊपर बैलेंस नहीं चलती है। जैसे भारत में तो अभी कहते हैं कि भैया तो बहुत बड़ा एक आक्रमणकारी था, लुटेरा था, पाकिस्तान ने उसको अपना एक टाइप से हीरो मान लिया। अगर हम न्यूट्रली इवेल्यूएट करें तो वो हम देखने जाएंगे कि गजनवी जो था, जब उसने वहां पर पावर अटेन कर ली तो वहां पर जो रूल था वो था हिंदू शाही राजाओं का। हिंदू शाही राजाओं का कम से कम वो पूरे इलाके में, जो आपका पूरा इस वक्त डूरन लाइन से ऊपर की बेल्ट है ना, जलालाबाद से लेकर वो साइड में कंधार तक और इधर काबुल तक, ये सारी बेल्ट पे डोमिनेट जो करते थे नीचे पेशावर तक, ये सारा राज था खुकरैन वालों का। खुकरैन वंश के जो राजा जयपाल था, उसका राजा था। राजा जयपाल ने बहुत साल उनको पहले रजिस्टर करता रहा, लेकिन जैसे जैसे पावर इनकी बढ़ती गई तुर्कों की, वैसे वैसे वहां पर हिंदू शाही जो राजे कमजोर होते गए। वो कमजोर हुए। पहले राजा जयपाल जो खुद हारा 1002 के करीब, बाद में 5-7 साल बाद उसका बेटा राजा अनंत पाल था, वो भी हारा वहां पे। अब क्या हुआ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और थोड़ा सा इसमें और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि जब रशीदुन खिलाफत के बाद में उमैयद खिलाफत आई, तो उमैयद खिलाफत पहले तो उन्होंने जिहादे मशरक जिहादे मगरिब दोनों किए। मगरिब में तारिक बिन जायद गया, जो जिसने स्पेन के ऊपर, जब तो उनका पूरा बहुत बड़ा डिजाइन था कि हम यूरोप को फतेह करेंगे। और मशरिक में बहुत हमले होते रहे। ये 712 का मोहम्मद बिन कासिम का पहला नहीं था, बहुत मुसलसल होते रहे और डिफीट करते रहे उनको। तो पहले तो जब वो यहाँ आ गए, यहाँ पर आकर के मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में रूल किया, मुल्तान तक गया, आगे नहीं जा पाए, तो यहाँ पर ये रोक दिए गए, आगे नहीं गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो थम गया आकर के जो भी वहां से इस्लाम का हमले थे। लेकिन पर्शिया 20 साल में, क्योंकि ससानिद एम्पायर और बाइजेंटाइन ये लड़ रही थी 1000 साल से, दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और कमजोरी के कारण जब अरब हमलावरों ने उन पर हमले किए तो फतेह कर लिया पर्शिया को 20-22 साल में। अब जो पर्शियन स्पीकिंग इलाके थे उस वक्त, जो अफगानिस्तान का आज का इलाका, या आगे तुर्कमेनिस्तान है, या जहां पर ताजिकिस्तान है, सेंट्रल एशिया के इलाके, वहां तक अरब बहुत, ये बीच बीच में शायद कनेक्शन रुक रहा है ना सर? आपकी साइड से, मेरी तरफ से तो ठीक चल रहा है। ये कोई बात नहीं, मैंने कर लिया ठीक जी। अच्छा, तो वो इलाकों में जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता गया तो अफगानिस्तान में जो इलाके हिंदू राजशाही के थे वो कन्वर्ट नहीं हुए, या मजार शरीफ तक का इलाका जहां बुद्ध थे वो भी नहीं हुए। एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में ऐसा एक वाटरशेड ईयर आता है जो आज बहुत ज्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है यहाँ उमैयद खिलाफत के बाद में अब्बासीद आए। अब्बासीद आए 750 में। तो पहली उनकी जो अचीवमेंट थी वो थी बैटल ऑफ तलस। बैटल ऑफ तलस जो सेंट्रल एशिया में लड़ी गई, उसमें एक साइड में चाइनीज थे, एक साइड में अरब थे। लगभग चाइनीज जो है वो विन कर चुके थे, लेकिन चाइना की सेना में 20,000 जो थे वो तुर्क सैनिक थे। जैसे ही लगा कि सरेंडर होने वाला है, अगले दिन पता लगता है कि पूरे के पूरे 20,000 तुर्क जो हैं वो तुर्क उस वक्त जो थे वो शैमनिज्म को मानते थे, वो टेंगरिज्म को मानते थे, या कुछ तुर्क जो है वो बुद्धिस्ट थे। इस्लाम को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बैटल ऑफ तर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब जैसे ही ये 20,000 तुर्क साइड
बदल करके आते हैं अरबों के साथ में, तो जंग का पूरा नक्शा बदल जाता है, अरब जीत जाते हैं, जो बैटल ऑफ तरस। वहां से तुर्कों की कन्वर्शन का सिलसिला शुरू होता है, और वही जो कन्वर्टेड तुर्क हैं वो नीचे नीचे जो गंधार का जो इलाका था अफगानिस्तान का, वहां आते हैं। और वहां से जैसे मैंने बताया कि जब यह राजशाही शुरू होती है तो वो आते आते नीचे अपना गजनवी के बाद में गौरी के बाद में सल्तनत आई, जो है गुलाम वंश वाले, उसके बाद में मुगल आए। अब एक चीज समझने की कोशिश इसमें करना कि आज के मैं कॉन्टेक्स्ट में वापस आ रहा हूं। अपने यहाँ पर भारत में जब मिसाइल प्रोग्राम चला तो उसमें क्या हुआ कि जैसे 5 एलिमेंट होते हैं जिसको हम 5 तत्व कहते हैं, उसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। तो भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम था वो ये आधार पे था कि भैया जो भी एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनके आधार के ऊपर हम अपने मिसाइलों के नाम रखेंगे। तो अभी पहले इन्होंने सरफेस टू सरफेस बनाया, वो पृथ्वी बना। उसके बाद में धीरे धीरे आकाश भी बना, उसके बाद अग्नि की तो सीरीज चल रही है अभी। तो जब पृथ्वी बना तो पाकिस्तान के उस वक्त आपके रावलपिंडी GHQ वालों ने क्या समझा कि पृथ्वीराज जो चौहान था वो लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ में। अब यार गौरी तो हमारा हीरो है, वो तो फातह ही था तराइन के दूसरे लड़ाई में 1192, भले उससे पहले 10 बार पिट चुका था वो, लेकिन 1192 उनको याद था। और उन्होंने कहा ठीक है, हम भी अब जो हमारे नाम रखेंगे मिसाइलों के, वो हम रखेंगे हमारे जो फतेहा रहे, जो हमारे हीरो रहे, उनके नामों के ऊपर हम रखेंगे। तो गौरी का नाम रखा गया, फिर उन्होंने गजनवी का नाम रखा, अब्दाली का रखा, बाबर का रखा। अब मैं ये सारे जो हमारे यहाँ नैरेटिव गलत था, मैं उसके ऊपर आता हूँ। क्या था कि यदि आप चल जाओ गौरी इसके ऊपर अपना बाबर पे, तो बाबर के ऊपर एक गुरु नानक देव जी ने का उनका एक चैप्टर है आसादी वार गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है, खुरासान खस्मा किया हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। कि जो बाबर ने यहाँ पर आकर के, आज क्या पाकिस्तानियों में अच्छी बात है, बड़ा मैं कहता हूँ आगे कंटिन्यू रखेंगे, बहुत ज्यादा उनका प्रेम जागृत हो रहा है सिखिज्म की तरफ, करतारपुर कॉरिडोर बना दिया और बड़ी चीजें बना दी। तो थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दें कि गुरु नानक साहब ने बाबर के बारे में क्या कहा था। तो बाबर ने जिसने आकर इतने अत्याचार किए थे यहाँ पर, उनके बारे में यहाँ ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। फिर आ जाओ अब अब्दाली के ऊपर जो मिसाइल दूसरा रखा, तो पाकिस्तान में तो आज से 1-2 जनरेशन पहले जगह जगह कहा यह जाता था कि अब्दाली के बारे में कि खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, कि जो खा पी लिया तो आपने कंज्यूम कर लिया, जो रह गया वो तो अहमद शाह लूट के ले जाएगा। तो अहमद शाह ने जब लूटा था अब्दाली ने, वो लूटा था उसने उस वक्त तो ये 1750 ऑनवर्ड उसके ना हमले शुरू हुए हिंदुस्तान के ऊपर। तो उस वक्त तो 2/3 जो पॉपुलेशन थी कन्वर्ट हो ही चुकी थी, नॉर्थ वेस्ट की मुसलमान बन चुके थे। तो लूटा तो सबको ही था, इसीलिए लोग कह रहे थे, लेकिन इन्होंने उसको हीरो बना दिया क्योंकि वो बाहर से आकर के हमलावर था। इसी तरह से जितने भी वहां से जिनको हीरो बनाया है, आज जो स्टेटमेंट दी है इन्होंने ख्वाजा साहब ने, वो बहुत बड़े एक मैसेज जाएगा हमारे यहाँ पर भी, सब कॉन्टिनेंट में जो मुसलमान 20-22 करोड़ हिंदुस्तान में भी हैं, उनको भी ये मैसेज जाएगा कि भाई साहब देखो, इख्तलाफ जो है, जो मतभेद है वो क्या है, 2 नेशन थ्योरी क्या थी, उसका आधार क्या था। ठीक है, आज आप उसका आधार ये था कि जो इस देश के ऊपर हमलावर रहे, जो लुटेरे रहे, उनको यहाँ की मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन ने उनको अपना आक्रमणकारी ही माना है। ठीक है, और जो अपने यहाँ के देश के महापुरुष रहे उनको महापुरुष माना है। रामकृष्ण अपने यहाँ के महापुरुष हुए। बाद के टाइम पर जब आप अभी मान लो कि आपके नजदीक में ही जो टैक्सला है, टैक्सला तक्षशिला यूनिवर्सिटी जब हुआ करती थी अपने प्राइम टाइम में, 10,000 स्टूडेंट पूरी दुनिया से आता था, और उसकी फैकल्टी में कौन था? पाणिनि था, उसमें पतंजलि था, चाणक्य था। जब ये आप जिन्होंने पूरी दुनिया को उस वक्त एजुकेट किया है, क्योंकि वो हिंदू थे, वो हीरो नहीं हो सकते मुसलमान के। तो ये क्वेश्चन अपनी जगह है। ठीक है, और दूसरा, जिन्होंने मुसलसल आके लूटा यहाँ पर, ठीक है, वो लोग जो हैं वो हीरो हो सकते हैं। तो ये सबसे पहले हीरो कौन है हमारा है, और हमारे जो विलेन कौन है, वो एक डिसाइड
हो जाए तो बहुत ज्यादा मतभेद आपस में खत्म भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, जहां तक तो बात है, मैं आपको बताता हूँ पूजा पद्धति का, वे ऑफ वर्शिप का। तो हिंदुओं में जो शाक्त हैं, वैष्णव हैं, गानपत्य हैं, शैव हैं, बहुत है। तो उसमें एक पूजा पद्धति इस्लाम की जो है एक्सेप्टेबल है, कोई उसमें आप अपने आप प्राइवेट हो, आप जैसे मर्जी आप अपने परवरदिगार को, अल्लाह को, भगवान को जैसे चाहो आप याद करो। लेकिन सर इस्लाम को बर्दाश्त नहीं है ना, जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं वो तो नहीं बर्दाश्त मैं करते। वहीं आ रहा हूँ। सबसे पहले आज देखो कि जो मुगाल थे कायम कर दिए गए, जिन्होंने तो जो किए, अल्लामा इकबाल भी कम नहीं था। उसका जो वो सारे जहां से अच्छा का है ना, उसमें है आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। अब सोचो उसको कि बोले कि तेरा कौन सा कारवां उतरा था भाई गंगा के किनारे? 4 जनरेशन पहले तू सपरू कश्मीरी पंडित था खुद, ठीक है ना। इकबाल के जो पुरखे थे वो साउथ कश्मीर के जो सपरू फैमिली थी वो थे। तो उनका वो तो सियालकोट आ गए, ठीक है। गंगा के किनारे किसका कारवां उतरा, चलो वो समझा दो। अब दूसरी बात, तुम ये अगर कहना चाहते हो कि भाई बाकी जो मुसलमान आए वहां से उनका वहां पर काफिला उतरा होगा, तो कोई काफिला उतरा नहीं था। घोड़े के ऊपर चढ़कर आए थे। कोई अपना परिवार साथ में लेकर, हमलावर जो आता अपना परिवार लेकर के आता नहीं है, तलवार हाथ में रखी हुई थी उन्होंने। और दूसरी बात जो थी, जो लश्कर बने वो बने तुर्कों के लश्कर। तुर्कों के अपने पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी, उन्होंने लश्कर बनाए सारे के सारे अफगानिस्तान में। इसलिए आप नोट करो कि जब जितने हमले हुए तो लोअर जितने भी वहां पर सिपाही थे वो तकरीबन अफगान थे, जो बाद में यहाँ रुक गए। तो रोहिलखंड में भी, भारत के रोहिलखंड में अफगान आ गए, दक्कन में जो है वो पठानों का राज हो गया। लेकिन ओरिजिनली वो सब के सब सरदार थे तुर्कों के। तो अब इनको साथ में लिया कैसे? इसमें जो फलसफा है ना जिहाद का, ये बहुत बहुत इसका अहम रोल है। कि आप एक बात सोचो, कोई भी आदमी हो, इंसान है एक, उसको बोलोगे कि भी इसका कत्ल कर दे, तो जो आपने कुदरत ने आपके अंदर इंसानियत भरी हुई है ना, आपको रोकेगी। वो बोलेगी क्यों कत्ल कर रहा है इसका, किस लिए करूं मैं, क्यों खून बहाऊं, ये भी मेरी तरह इंसान है, मैं इसका कत्ल नहीं। अंदर से आवाज आती है, सबके आती है, हर इंसान के आती है। तो जब आपने एक इंसान से दूसरे इंसान का कत्ल करवाना है तो आपको एक रीजन देना पड़ता है उसको। वो जो फिलॉसफी थी कि मोमिन और काफिर की, वो फिलॉसफी एक रीजनिंग थी कि जब आप इसका कत्ल करोगे तो आप जो करने वाले हो, आप क्या है, ये खुदा के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे जा रहे हो, आप इनका कत्ल करना वो वाजिब है, ये वाजिबुल कत्ल है, ये काफिर है, इसका कत्ल कर सकते हो। तो वो जो फिलॉसफी आई, और उसके बाद में जो माले गनीमत का जो एक उसमें टेनर जोड़ा गया कि भाई अगर आप इनको लूटते हो, अगेन कि आप एक इंसान है आज जो जिसको सिविलाइज कहते हैं, उसको बोलोगे इसका लूट, बोले यार चोरी है यार, गलत काम है, क्यों करूं। लेकिन उसको भी आपने जस्टिफाई करने के लिए आपने सेंटिफाई कर दिया, आपने उसमें रिलीजियस डिक्टम जोड़ दिया, ये काफिर है। काफिर का जो आप माल असबाब लूटते हो, काफिर की औरत लूटते हो, वो जो है वो माले गनीमत है, वो जो है सबाब का काम है, वो हराम नहीं है, वो हलाल है। इस तरह से जब वहां से आर्मीज यहां पर आई भारत में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो 5 टाइप से कन्वर्शन हुई। और ये चीजों के ऊपर ये सब्जेक्ट है ना, जो ये इनके ऊपर क्या होता है कि जब हम कहते हैं किसी प्रॉब्लम को कारपेट के नीचे डाला जाए तो इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग। इनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए खुले मन से, खुले मन से होगी तभी जाकर के जो है वो हल निकलेंगे आगे। एक तो जोर जबरदस्ती, क्योंकि आते थे तो उसमें भी एक चीज और ख्याल रखना कि लोग मानते नहीं है। अभी क्या देखो, वो जो तुर्क थे, दे वर वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर क्लैंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ट्रेडिशनली वो इतनी हार्श और होस्टाइल क्लाइमेट में थे। दे वर हंटर गैदरर्स, उनके घोड़े जो थे बहुत बेहतरीन थे, और उनकी जो पूरी आर्मरी थी, और घोड़े पर बैठ करके जब वो आर्चरी यूज करते थे, तो वो दैट वाज यू नो काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स व्हाट दे यूज्ड टू डू इन दोस डेज। यहाँ आए, यहाँ आकर के इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गलत नहीं है कि उन्होंने बहुत सी जंगें जीती हैं,
ठीक है, अब आप मानो। अब वो जंगें जीतने के बाद क्या करते थे कि भैया ठीक है कि अगर आपको इस्लाम कबूल कराना है, पहला तो तलवार के जोर के ऊपर, दूसरा जजिया, ठीक है, तीसरा जो था इंटाइसमेंट थी। अब दरबार हमारा है, आपको यहाँ पर नौकरी चाहिए अगर है तो आप जो है आप बीरबल होगे अपने घर में, लेकिन हम आपको जो है इस्लाम कबूल करके लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो था हरम बनाना। अब जो अब वहां से 10,000 की आपने आर्मी इकट्ठी कर ली है, वो 10,000 की आर्मी को आपने जो है वो एल्यूरमेंट एंटाइसमेंट क्या दी है, आपने यही दिया है ना कि भाई जाओ वहां पर। ना केवल उस वक्त नवाबों ने सुल्तानों ने हरम बनाए, जो एक वहां का ऑर्डिनरी जो सिपाही था वो भी यहाँ से जो औरतों को उठा के ले जाता था, उसने हरम बनाए हैं उनके औरतों के। और पांचवी चीज जो आई कि जब उन्होंने देखा कि अब ये चारों चीजें जब हैं ये काम अगर नहीं करें, तो उसके साथ में एक चीज उन्होंने सेंट्रल एशिया से काफी सूफी भी बुलाने शुरू कर दिए। इस बात के ऊपर मैं कहता हूँ ये नहीं है कि जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ये तो सारे के सारे जो हैं वो प्रोसेलिटाइजर नहीं थे, बड़े अच्छे थे। मैं खुद बड़े शेख फरीद साहब को तो मैं इतना अच्छा मानता हूँ, बुल्ले शाह तो मेरे जो आइडियल हैं, तो ये सारे नहीं थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्होंने उनको कन्वर्शन में काम दिया। अच्छा, अब ये सारी हमारे सामने अभी हमको एक्सेप्ट करनी है। जैसे आज ख्वाजा साहब ने कह दिया कि वो हमलावर था, मानो आप यार वो गजनवी लुटेरा नहीं सर, बिल्कुल ख्वाजा साहब के कई बात को पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने माना भी, बहुत से लोग हैरान भी हो गए, लेकिन बहरहाल ये एक लेंथी टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि हम एक सिटिंग में हम इसको कवर कर पाएंगे। तो अगर आप टाइम दें तो मैं जो इसको अभी वाइंड अप करूं और फिर हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी, ताकि ये एक कंप्लीटली हमें पूरी चीज पता लगे और हमारे सुनने वालों को भी, ताकि हम उसको ठीक से समझ सके। वैसे ख्वाजा साहब की वजह से एक चीज तो पक्की है कि लोग अब काफी चीजें मानने लगे, लेकिन तादाद कम है लोगों की। आई एम श्योर इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं होंगे। आई एग्री विद यू आरजू कि ये लेंथी है, और अपने हमारे मुस्तकबिल के लिए, सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के लिए ये टॉपिक्स के ऊपर सही पर्सपेक्टिव में न्यूट्रली ऑनेस्टली चर्चा होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, डेफिनेटली होनी चाहिए। जो खराब है वो खराब है, जो अच्छा है वो अच्छा है ना। तो वो चीजों के ऊपर होगी तो बहुत ज्यादा जो मुगालते हैं, जो भ्रम है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होंगी। तो मैं इंतजार करूंगा। बिल्कुल सर, मैं सैटरडे को आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और हम कोई टाइम सेट करके और हम दोबारा इसके ऊपर आगे इससे फर्दर इससे डिस्कशन जो है इसको जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, सैटरडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।